गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम चौथे चैप्टर पे आ गए हैं। ये फोर्थ चैप्टर है क्लास 7th की ज्योग्राफी का। ठीक है, वैसे तो ये बुक एनसीईआरटी की है, लेकिन यूपी बोर्ड में भी सिर्फ इसका कवर पेज चेंज है, बाकी पूरी बुक अंदर से वैसी की वैसी ही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। और दूसरी बात यह है कि आप ये भी मत सोचिए कि ये 7th की बुक है तो हम क्यों पढ़ें, हम तो 10th के हैं या 12th के हैं या 11th के हैं, जिसके भी हैं। ये आपको पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि आपकी बेसिक चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको बेसिक नहीं आता होगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे समझना चीज़ों को। ठीक है, तो आज देखिए इसमें सबसे पहला वर्ड लिखा है वायु। वायु क्या होता है? देखिए ये है गैसों का मिश्रण। बहुत सारी गैसों का मिश्रण जो होता है ना, उसको कहा जाता है वायु। समझ के बाद। और हवा जो है वो हमेशा क्या होती है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होगा वहाँ से लो प्रेशर की तरफ चलेगी, जहाँ पे दबाव अधिक होगा वहाँ से जहाँ दबाव कम है उधर की तरफ चलेगी, यानी कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। ठीक, एक खास बात तो ये होती है इसमें। और दूसरी बात ये होती है कि जैसे हवा गर्म होती है तो वो हल्की हो जाती है, हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठती है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब टेम्परेचर कम हो जाता है तो इसका संघनन शुरू हो जाता है, और जब संघनन शुरू होता है तो इसी से क्या हो जाता है, अगर इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी हवा की जो है वो एकदम सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी कि हवा अब और ज़्यादा पानी को नहीं रोक सकती अपने अंदर, बहुत ज़्यादा उसमें पानी इतना आ गया है कि बहुत हैवी हो गया है, तो वहीं पे क्या है, वहीं बारिश शुरू हो जाती है। समझ गए बात को। एक कॉन्सेप्ट ये था। एक बात ये है कि जहाँ हाई प्रेशर होता है वहाँ पे टेम्परेचर ऑब्वियसली लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, और जहाँ लो प्रेशर होगा वहाँ पे जो है टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर हाई होगा। ठीक है, चलिए अब इससे अगली बात, आपने ये सुन लिया है, समझ लिया है। देखिए मैंने आपको पहले भी जो चैप्टर आया उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहा जाता है। वायुमंडल का मतलब होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ हवा की जो एक पतली सी परत है ना, उसी को वायुमंडल कहा जाता है। वायु का क्षेत्र, मंडल माने क्षेत्र होता है, एक्चुअली जोन होता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर, जो चादर सी जैसे कम्बल सा लपेटा हुआ है अर्थ पे, वैसा ही है ये। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, अगर वायुमंडल नहीं है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पर वायुमंडल नहीं है अभी, अब क्या होगा कि यहाँ ये सूरज देवता हैं, ये सीधे यहाँ से जो भी रेडिएशन आएगा ये सीधा यहाँ आ जाएगा ज़मीन पे। तो ज़मीन जो हमारी पृथ्वी क्या हो जाएगी, वो बहुत गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ये तो होगा दिन में, जब ये चले जाएंगे, जब रेडिएशन नहीं आएगा तो ये रेडिएशन वापस जाएगा, और ये वापस जब जाएगा तो ये पूरा का पूरा रेडिएशन चला जाएगा बाहर एकदम, क्योंकि यहाँ रोकने के लिए कुछ है ही नहीं। तो अब क्या होगा, जब ये बाहर चला गया तो पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाएगी, यानी कि दिन के समय एकदम हॉट बॉल बन जाएगी और रात के समय ये स्नो बॉल बन जाएगी, बर्फ़ की एक गेंद बन जाएगी। ठीक है, तो इस ऐसी दोनों ही कंडीशन हमारे लिए ठीक नहीं है। ना तो हम बहुत ज़्यादा गर्मी में रह पाएंगे और ना हम बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं, है ना। इंसान या कोई भी प्राणी, उसकी अपनी एक लिमिट होती है, ताप को सहने की एक क्षमता होती है उसकी, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ यही वाली चीज़ इस वाले पैराग्राफ में लिखी हुई है। ठीक, होता क्या है दरअसल ही, जैसे ये हमने पृथ्वी बनाई, ठीक, अब ये सूर्य देवता हैं, ये सूर्य देवता हैं। अब यहाँ से क्या होगा, जो रेडिएशन है वो आएगा, नीचे की तरफ आना है रेडिएशन को, तो वो आएगा। तो होगा क्या, इससे रेडिएशन जब ये आ रहा है ना यहाँ पे, तो जो एटमॉस्फेयर है, जो ये है हमारा एटमॉस्फेयर कहते हैं ना, जैसे वायुमंडल है, जो क्या करेगा, बहुत सारी जो विकिरण जो आया है ये सूर्य से, इसको वहीं से वापस भेज देगा। 35 मान लीजिए 100% आया तो 35% को तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर देगा, वापस कर देगा। ठीक, उसके बाद जो 65% भी आएगी तो उसका भी अपना अलग अलग डिवीज़न होता है कि भाई 5% को बादलों ने एब्जॉर्व कर लिया या उसे वापस भेज दिया। तो यहाँ जो पृथ्वी पे पहुँचता है वो सिर्फ उतना पहुँचता है जितना कि पृथ्वी के लिए ज़रूरी है।
ठीक, रेडिएशन उतना पहुंचता है। अब क्या होता है, एक गैस पाई जाती है एटमॉस्फेयर में जिसको कहते हैं CO2। वो क्या करती है कि वो इसको ना होल्ड कर लेती है, इसको रोक लेती है, यहीं पे, यहीं रोक लेगी वो, और पृथ्वी का जो तापमान है उसको संतुलित बनाए रखेगी। अब क्या होगा, हमने क्या किया है भाई, नेचर ने उतनी बनाई थी वो जो CO2 है जितने की हमें ज़रूरत थी। ये सिर्फ जितनी ये है, जितनी इसमें है, ये 0.03% है हमारे एटमॉस्फेयर में, 0.03% ये है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इससे क्या होता था कि 0.03% से ही हमारा जो ये पृथ्वी का जो तापमान है वो ठीक बना रहता था ना, बहुत ये उतना ही रोकती थी रेडिएशन को जितने की हमें ज़रूरत थी, जितने से कि पृथ्वी का जो तापमान है वो संतुलित बना रहे, उतना बना रहे जितना कि लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब हमने क्या किया है, इंसान ने क्या किया है कि इसने बहुत सारे उद्योग धंधे लगाए, कारखाने बनाए, मोटर गाड़ियाँ बनाई, क्या क्या बना के इसने CO2 की जो मात्रा है ना उसको बढ़ा दिया है। ठीक, अब CO2 की मात्रा बढ़ गई है तो ज़्यादा रेडिएशन को रोकना शुरू कर दिया है, तो हमारी पृथ्वी क्या हो रही है, गर्म हो रही है। ठीक, यहाँ गर्मी बढ़ती जा रही है। अब इसी गर्मी की वजह से ये जो गर्मी है, इसी को जो ये रेडिएशन जो यहाँ रोका है इसने ज़्यादा, इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि मैंने आपको ये बताया था जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही थी 6th क्लास में कि हमारे जो बहुत सारा जो जैसे मान लीजिए 71% तो यहाँ पे पानी पानी है, और अगर इस 71% को 100% मान के हम चले तो 97% जो इसका है वो किस में है, वो ग्लेशियर के रूप में है, वो बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, और बर्फ़ कहाँ है, वो पृथ्वी पे ही तो है। अगर इसकी गर्मी बढ़ेगी, अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये बर्फ़ जो है वो पिघलेगी। ठीक, बर्फ़ पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी बनेगा तो कहाँ आएगा भाई, फाइनली समुद्र में आएगा। कहीं से भी होके आए वो, लेकिन फाइनल तो उसको समुद्र में ही जाना है। अब ये समुद्र में आया तो इससे क्या हो गया, समुद्र में आने से क्या होगा कि समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए पहले ये पानी यहाँ तक था, ये समुद्र है, ये समुद्र की बाउंड्री है, और ये पानी यहाँ तक था जी इसमें। ठीक है, और यहाँ पे कुछ, यहाँ हम तो रहते ही हैं, हम तो सब जगह रहते हैं क्योंकि जनसंख्या हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम कहीं भी जगह मिलती है वहीं रहते हैं। अब क्या होगा, जब ये हो जाएगा सब, जब बर्फ़ जब पानी बन के आएगा तो इसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये दाएं बाएं वाले डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे, ये चिंता का कारण है। ठीक है, पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। ठीक, इसीलिए आए दिन लेके कि भाई ग्लोबल वार्मिंग को रोकिए या जलवायु परिवर्तन को रोकिए, उसे वैसा करिए जैसा ज़रूरी है, बहुत सारे नियम कानून कायदे इन सब चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या क्या होता है, वायुमंडल में देखिए, एक तो होता है गैसों का मिश्रण है, दूसरा है इसमें बहुत सारे जो धूल के कण हैं वो पाए जाते हैं, तीसरा इसमें जलवाष्प पाया जाता है। ठीक, अब जो गैस हैं वो कौन कौन से हैं, जो गैसों का जो मिश्रण है, ये जो गैसों का मिश्रण मैंने आपको बताया उसमें कौन कौन सी है और कौन सी कितने % है, सबसे ज़्यादा कौन सी है। देखिए सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन जो कि 78% है, यहाँ ये चार्ट में आपको लड़की दिखा रही है। अब देखिए ये जो है ऑक्सीजन 21% है, और जो तीसरे नंबर की गैस है वो है ऑर्गन 0.93%, और जो चौथे नंबर की गैस है वो है हमारी 0.03%, जिसका जो है कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए आप बात को, आप इसको याद रखेंगे। बाकी और हीलियम, नियॉन और बहुत सारी गैसेज हैं, वो सारी मिला के इतनी है 0.04%। आप इस चार्ट को याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है, ये हमें देखना है। देखिए जब हम सांस लेते हैं ना, बहुत सारी ऑक्सीजन साथ गैसों का तो मिश्रण है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई हमारे फेफड़ों को ये पता है कि भाई हमारी जो नॉस्ट्रल है, जो हमारी नाक है, जो हमारा मुंह है जहाँ से हम सांस लेते हैं, इसको ये पता है कि भाई हमें सिर्फ ऑक्सीजन लेनी है, बाकी बाहर छोड़ देनी है। ऐसा तो होगा नहीं, अलग अलग करके तो लेगा नहीं भाई। मिश्रण में चीज़ें हैं, सब इतनी ज़्यादा मिली जुली हैं कि वो जब जाएंगी तो सारी साथ में ही जाती हैं। उससे फिर सारी गैसेज हमने अंदर ली, उससे क्या होगा कि जब श्वसन की क्रिया शुरू होगी तो फेफड़े क्या करते हैं, जब बाद में जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी को बाहर छोड़ देते हैं जो जाती है हमारे इसमें। ठीक है,
नाइट्रोजन का मुख्य काम क्या है, ये पौधों के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि वनस्पति की ग्रोथ जो होती है ना, वो इससे होती है, नाइट्रोजन से। लेकिन क्या है कि पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते इसको, पौधे डायरेक्ट इसको नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस पौधे की जो जड़ है ना, उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु होते हैं जो कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और उसके बाद पौधा इसको ले लेता है और इसी से इसकी वृद्धि होती है। ये हो गया नाइट्रोजन का काम। दूसरा है गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या काम है, देखिए मिलती कितनी है, 21% है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21%। अब देखिए इससे क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि सांस मनुष्य, पशु, पेड़, यानी कि सारे के सारे प्राणी, सारे के सारे जीवधारी क्या करते हैं, जब वो श्वसन की क्रिया करते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। ये पौधे भी ऐसा ही करते हैं जब वो श्वसन की क्रिया करते हैं उस टाइम पे। लेकिन जो ये हरे पौधे हैं, जब ये अपना खाना बनाते हैं, उस खाना बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो उस टाइम क्या करते हैं पौधे, इसको उल्टा कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, CO2 लेते हैं। जब ये खाना बनाते हैं तो इन्हें CO2 की ज़रूरत पड़ती है, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये बैलेंस बना रहता है, ठीक। जितनी हम सारे प्राणी मिलके ऑक्सीजन ले रहे हैं, उतने से ज़्यादा ये CO2 जो है, पौधे जब भोजन बना रहे हैं तो इसको छोड़ दे रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि हम तो भैया प्राणी तो प्राणी है, मनुष्य तो मनुष्य है, इससे पता नहीं ये क्या सोच के बैठा हुआ है खुद को, तो बहुत सारी चीज़ों में गड़बड़ करता ही चला जा रहा है। एक तो हम संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि भाई रहने के लिए ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारी चीज़ों, खाने के लिए खाना चाहिए, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उनके लिए सारी चीज़ें चाहिए, भाई रोटी कपड़ा मकान ये तो चाहिए ही ना। तो इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं ना, वनों की जो है ना कटाई कर रहे हैं। अब ये जो वन है, अब ये रह गए इतने, मान लीजिए, देखिए एक तरीके से आप ये सोचिए कि समझिए, मान लीजिए ये इतने पेड़ थे, पहले इतने पेड़ थे और मनुष्य भी इतने ही थे, मान लीजिए मनुष्य इतने थे। अब क्या हो गया है कि मनुष्य तो बढ़ के हो गए हैं इतने, ठीक, और पेड़ कम होके कर दिए हैं हमने इतने, ये कर दिया है हमने, रेशो बिगाड़ दिया इनका। अब जब रेशो बिगड़ गया तो ऑब्वियस बात है कि अगर हमने ये रेशो बिगाड़ा है तो ऑब्वियसली जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेशो है वो भी तो बिगड़ रहा है ना धीरे धीरे। तो अभी तो हमें पता नहीं चल रहा है, धीरे धीरे करके हमें ये चीज़ समझ में आनी शुरू होगी। और अभी भी बहुत सारे इसके आफ्टर मैथ आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले लोग इतने बीमार नहीं होते थे जितने अब होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो हमने पॉल्यूटेड कर दिया है उसको भी, और जो है भी एयर, जो ऑक्सीजन है भी, जो एटमॉस्फेयर में जो अच्छी गैसें हैं, हमने उसको भी क्या कर दिया है, प्रदूषित कर दिया, उसमें भी कुछ ऐसी हानिकारक चीज़ें हमने मिला दी, ठीक है जी। तो ये है, अब ऑक्सीजन की ज़रूरत एक तो इसलिए पड़ती है और दूसरी पड़ती है ज्वलनशील क्रियाओं के लिए। देखिए एक ज्वलनशील गैस होती है ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं होती ना तो आप कोई भी लाइट नहीं जला सकते थे। अब भी आप देख लीजिए, आप ग्लास में आप मोमबत्ती, आप किसी भी ऐसी जगह जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे आप आग जला ही नहीं सकते हो, आग जलेगी ही नहीं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी गैस है ये, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास आई कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या मतलब है, एक तो ये है कि हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें मिलेगी नहीं तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी, फिर ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वहीं से तो आती है। भैया अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसी से जो ऑक्सीजन रिलीज होकर आती है उसी को तो हम सांस लेते हैं। जितने भी जीवित प्राणी हैं, जो भी प्राणी जगत है, वो सब इसी को ले रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे संतुलन बना रहता है। हमने क्या किया है, कोयले से, खनिज तेलों, ईंधन आदि को जला के हमने इसमें गड़बड़ कर दी है कि पहले इसका जो कंसंट्रेशन था वो इतना था 0.03%, अब हमने इसके कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है, यानी कि इसकी मात्रा को बढ़ा दिया है। अब इसकी मात्रा को बढ़ा दिया है तो इससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी पे गर्मी बढ़ रही है,
है ना। पृथ्वी पर मौसम और जलवायु जो है वो सब प्रभावित हो रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। ये मैंने आपको पिछले अभी बता दिया है पहले वाले पेज पे। देखिए ये वाली चीज़ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ कि गैस हल्की होती है तो वो ऊपर उठती है, जब वो हल्की होकर ऊपर उठेगी, जब वो गर्म होगी तो वो हल्की हो जाएगी, हल्की होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो कंडेंस होना शुरू हो जाएगी, कंडेंस होगी तो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी और वो क्या करेगी, वहीं पे पानी को छोड़ देगी। यही होता है बारिश का प्रोसेस, ठीक है, ये वाली चीज़ है। और जब ऐसा होगा, जब गैस भाई एक जगह से, जब एक जगह खाली हुई है, नेचर में कोई भी जगह खाली नहीं है, हर जगह कुछ ना कुछ है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये ठंडी गैस थी, नीचे थी, ये ठंडी गैस है मान लीजिए, और इसके ऊपर ये गर्म गैस है। मान लीजिए यहाँ मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये वाली गैस जो है ये तो ऊपर उठ जाएगी हल्की होके, तो इसको भरने के लिए किसी दूसरी जगह से ठंडी हवा जो है वो आ जाएगी यहाँ पे, किसी दूसरी जगह से, यानी कि निर्वात जो जगह बची खाली हुई है उसको भरने के लिए यहाँ आ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं, क्या है। देखिए ये पेपर की कटिंग वटिंग दे रखी है कि गंभीर समस्या हो रही है ग्लोबल वार्मिंग से। देखिए वायुमंडल की संरचना आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछली वाली क्लास वाली जो बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है। इसकी 5 परत हैं, जैसे ये ऐसे है, ये पृथ्वी है, इसकी 5 परत हैं। कौन कौन सी, देखिए एक परत ये मान लीजिए, फिर एक दूसरी परत ये मान लीजिए, ऐसे करके ये परतों में बटा हुआ है। यानी कि हमने इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से, इंसान सब कुछ कर लेता है, इंसान बहुत चालू चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से बटा हुआ है, ये 5 परत हैं इसकी। 5 परत, एक परत और बना लेंगे आप लोग, या तो आपको यहाँ दिख ही रही होंगी। उन 5 परतों के अपने अपने पर्टिकुलर नाम हैं जैसे, और उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सबसे पहली परत का नाम है क्षोभ मंडल, ये लिखा हुआ है यहाँ, पहली क्षोभ मंडल। फिर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ये ऐसे ऐसे हैं, क्षोभ मंडल। फिर ये वाली जो है ये समताप मंडल है, फिर ये वाली जो है ये मध्य मंडल है, फिर ये वाली जो है ये बाह्य मंडल है, और उसके बाद जो है वो बहिर्मंडल है, सबसे बाद की एक्सोस्फीयर, ठीक। इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, इसको कहते हैं मीजोस्फीयर। इसको स्फीयर माने होता है जी क्षेत्रीय मंडल, SPHERE, स्फीयर, स्फीयर माने होता है क्षेत्रीय मंडल। अब देखिए जी, अब आपको इनकी सबकी एक एक परत की विशेषता पढ़ लेनी है कि कौन सी वाली परत की क्या विशेषता है, ठीक। अब देखिए हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्षोभ मंडल, यानी कि ज़मीन के जस्ट ऊपर वाला जो मंडल है, जैसे ये ज़मीन है तो ये वाला जो परत होगी ये वाली, इसमें क्या है, एक तो ये है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। इसी में क्या होता है, वायु में, इसी वायु में हम सांस लेंगे भाई, जब यही हमारे पास है तो इसी में तो लेंगे सांस। मौसम की जितनी घटनाएं होती हैं, बारिश, कोहरा, ओला, जो भी होता है वो सब इस वाली परत में ही होता है। नीचे देखिए इस फिगर में आपको दिखाया गया होगा, दिख रहा है ये बादल बन रहे हैं। 2 परतों के बीच की जो लाइन है, जो सीमा है, उसी को कहा जाता है, उसी मंडल की बाद में सीमा लगा दे। जो क्षोभ मंडल है इसकी सीमा है तो क्षोभ सीमा, समताप मंडल है इसकी सीमा है तो इसको कहेंगे क्षोभ समताप सीमा, ठीक। ऐसी मध्य मंडल है तो मध्य सीमा हो गई, ये दिख रहा है। ये बाह्य मंडल है तो यहाँ पे बाह्य सीमा हो गई। ये बहिर्मंडल की कोई सीमा नहीं है, ये तो अनंत हो जाता है फिर, है ना। इसका इससे ऊपर तो फिर ये है। अब चलिए अगला है समताप मंडल, हमारा स्ट्रेटोस्फीयर इसे कहते हैं। इसकी ऊंचाई कहाँ तक है, 50 किलोमीटर तक ऊंचाई है इसकी। ये वाली परत है ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मौसमी घटना है ना उससे मुक्त होता है। यहाँ पे किस तरह की मौसमी घटना नहीं होती, इसीलिए जब यहाँ पे मौसम एकदम आसमान साफ सुथरा रहता है तो वहाँ पे हवाई जहाज़ उड़ाने के काम आता है। आपको ये दिख रहा होगा हवाई जहाज़ यहाँ पे। एक इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे 25 किलोमीटर के आसपास इसमें एक ओजोन परत पाई जाती है, O3 पाई जाती है इसमें। O3 का मतलब है ओजोन गैस है एक। ओजोन गैस क्या करती है, देखिए ये जो है ये सूर्य देवता हैं, यहाँ से विकिरण आ रहा है, यहाँ से आती हैं अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट का मतलब है क्या, अल्ट्रावायलेट को क्या कहते हैं हिंदी में, चलिए मुझे भी याद नहीं आ रहा, पराबैंगनी। तो पराबैंगनी जो किरणें हैं अगर वो डायरेक्ट ज़मीन पे आ जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा, उससे बहुत सारे लोगों को स्किन कैंसर और स्किन से संबंधित बहुत सारी डिजीज़ हो जाएंगी। ये वाली जो परत है ये यहाँ लेयर का काम करती है, ये इस तरीके से ओजोन गैस यहाँ फैली हुई है।
तो ये क्या करती है, जैसे ये आता है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है रेडिएशन को, बहुत सारे रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी और उन्हें या तो रिफ्लेक्ट बैक कर लेती, कुछ को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है और डायरेक्ट यहाँ नहीं पड़ने देती, यानी कि ये रोक लेती है नहीं यहीं पे अल्ट्रावायलेट रेज जो है, तो हम बच जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किस मंडल में पाई जाती है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो समताप मंडल में ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहीं पे लिखा है बहुत हानिकारक गैस है। अब आगे चलिए, मध्य मंडल है तीसरा मंडल। ऊंचाई देख लीजिए पहले तो 80 किलोमीटर तक ऊंचाई है। उल्का पिंड, उल्का पिंड मैंने आपको बताए थे कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो कि आसमान, जो कि अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, जैसे बाकी सब ग्रह सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं ऐसे ये भी लगा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये है तो ये यहाँ घूम रहे हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े घूमते घूमते कई बार होता है कि ये अपना जो ग्रेविटी है वो लूज़ कर देते हैं और ये क्या करते हैं, यहाँ आ जाते हैं एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ तक तो ये एंटर कर जाते हैं इस वाले मंडल तक, और यहाँ आके ऑलमोस्ट ये जल जाते हैं इस वाले मंडल में, मध्य मंडल में। दिख रहा होगा आपको, ये बनी हुई है छोटी छोटी पिक्चर। ठीक है, तो ये वाला इसका है, मतलब इनको कहा जाता है उल्का पिंड। ये मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में बताया था कि उल्का क्या होते हैं, उल्कास्म क्या होते हैं और उल्का पिंड क्या होते हैं, शूटिंग स्टार क्या होता है। ये 6 क्लास की जो पहला पार्ट है उसी में ये सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब अगला जो मंडल है उसका नाम है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल की ऊंचाई क्या है, पहले तो ये देख लीजिए, इतने किलोमीटर तक फैला, 80 से 400। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसमें, होता है एक आयन मंडल। आयन मंडल होता है। आयन मंडल क्या करता है, जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ छोड़ी जाती हैं, भेजी जाती है नीचे से ज़मीन पे से, ये उसको रिफ्लेक्ट बैक करके कहाँ भेज देता है, वापस भेज देता है ये हमारी पृथ्वी पे। ये जो आयन मंडल है, तो इसी से ही जो हम ये टीवी देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों का जो प्रसारण हम लोग देख रहे होते हैं, वो सब इसी मंडल की वजह से संभव हो पाता है। ठीक है, जो रेडियो आप लोग सुनते थे पहले या अभी भी सुनते होंगे किसी के घर में, तो वो सारा रेडियो संचार जो है वो यहीं से, इसी वजह से हो पाता है, इसी मंडल की वजह से। अगर ये ना होता तो ये मुश्किल हो जाता। ठीक है, अगला जो मंडल है वो है हमारा बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये। वायु की बहुत पतली परत हो जाती है। देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जैसे ये पृथ्वी है तो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और ऊपर जैसे जैसे जाती है उसका टेम्परेचर कम होता जाता है। अब कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी जो हल्की होगी वो तो बहुत दूर दूर फैल जाएगी ना, तो इस वाले मंडल में जाके वायु बहुत दूर दूर हैं, इसके कण बहुत ज़्यादा दूर दूर ऐसे हैं, बहुत दूर दूर फैले हुए हैं। तो वो यही कह रहा है यहाँ पे, और बहुत जो हल्की गैस हैं सिर्फ वही यहाँ पे हैं, बाकी वही तैरती रहती हैं, जैसे हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अंतरिक्ष में तैरती हुई मिलेंगी आपको। हैवी जो गैस हैं वो तो यहाँ तक जा ही नहीं पाती हैं। समझ गए आप बात को, ये वाली चीज़ है। अब देखिए ये वाला जो ये शब्द हैं जो मौसम और जलवायु, मौसम का मतलब है दिन प्रतिदिन के तापमान या उसमें जो आर्द्रता है मौसम में, वो आर्द्रता का मतलब होता है कि उसमें मॉइस्चर कितना, पानी कितना है, और उस विकिरण, ये दिन प्रतिदिन का अगर अवलोकन किया जाता है तो वो मौसम कहलाता है। और जब यही वाली चीज़ हम डेली देखते रहते हैं और ऐसा 30-40 साल तक होता है, उसी को कहा जाता है क्या, जलवायु। फिर वो सेट हो जाता है, फिर मान लिया जाता है एक तरीका, एक निष्कर्ष निकाल लिया जाता है कि भाई यहाँ पे इस तरह की जलवायु है। ठीक है, उसको जलवायु कहा जाता है। जब मौसम को बहुत दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। अब देखिए यहाँ कुछ दिया हुआ है, पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का कितना 2 अरबवां भाग, 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त करती है सिर्फ, और तब हम इतनी गर्मी फील करते हैं। समझ गए आप बात को। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या हालत होती हमारी। देखिए तापमान क्या है इसने ये बताया है। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो मुझे लग रहा है कि इसको मुझे शायद कल करना चाहिए, नहीं तो फिर आप, हाँ ये थोड़ा लंबा है, ये कल ही हो पाएगा। ठीक है, अब इससे आगे का, तापमान से आगे का ना मैं आपको कल बताऊंगी। अभी जितना आपको पढ़ा दिया है आप इसको एक बार पढ़ लेंगे अपने तरीके से, और कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया होगा तो आप वो वाली बात मुझसे पूछ लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।